बाल वाले ससुराल में आई गंजी बहू। नैना के बाल काफी लंबे, घने और सुंदर हैं। नैना को अपने बालों से बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन नैना अपने खुले बाल के साथ अपने बॉयफ्रेंड अरव से मिलने जाती है, जहां अरव नैना के सुंदर बालों को देखकर उसकी तारीफ करता है। नैना यार, तुम्हारे ये सुंदर बाल, इन्हें देखकर तो मैं तुम्हारा दीवाना ही हो गया। और कितना दीवाना बनाओगी मुझे? मैं तुम्हें अपने सुंदर बालों में इतना दीवाना बना दूंगी जब तक मुझसे तुम शादी न कर लो। अब जल्दी से बताओ, तुमने मेरी बात अपने घर में की या नहीं? की थी, पर माँ ने कहा है कि पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, उसके बाद ही वो मेरी शादी तुमसे कराएंगी। वैसे मेरी माँ तुम्हारे बाल देखकर बहुत खुश होंगी। तुम जानती हो, मेरे घर में सभी के बाल हैं, वो भी बहुत सुंदर, और मैं हमेशा से चाहता था कि उनकी होने वाली बहू के बाल भी उन्हीं के जैसे लंबे, घने और काले सुंदर हों, जो कि तुम्हारे हैं। नैना अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और शर्मा जाती है। नैना और अरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर अब तक अरव की कोई अच्छी नौकरी नहीं लग पाई थी, इसलिए अरव और नैना की शादी नहीं हुई थी। समय यूं ही बीतता है और एक दिन नैना को खून की उल्टी होती है। नैना बेटा, ये सब क्या है? तुझे खून की उल्टियाँ क्यों हो रही है? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने केमिस्ट की दुकान से दवाई लेकर खा ली, पर एक दो दिन से मुझे बहुत चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है। कभी कभी नाक से भी खून आता है और सर दर्द करता है, और अब तो मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। माँ, अगर मैं गंजी हो गई तो आरव मुझे कभी नहीं अपनाएगा। मुझे क्या हो रहा है माँ? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं? नहीं मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं हुआ है, और तुझे कुछ क्यों होगा? हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। नैना अरव से बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताती और अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाती है। नैना के कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं और टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि उसे कैंसर है। माँ, तुमने सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे कैंसर है। मेरे बचने की बहुत कम उम्मीद है। नैना बेटा, तू क्यों रो रही है? डॉक्टर ने कुछ % तो बचने के बताए हैं ना, और डूबने वाले के लिए तो तिनका भी सहारा होता है। मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाऊंगी, देखना तू इस बीमारी को जल्द ही हरा देगी। पर माँ, अगर आरव को पता चल गया कि मुझे बीमारी है और उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो उसके बिना मर जाऊंगी। नैना अरव को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अरव से ये सच छिपा लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ नैना के बाल और भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नैना अरव के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और तभी अचानक से नैना को खांसी होती है और खांसी के द्वारा नैना के मुंह से खून निकलता है। नैना के मुंह से निकलता खून देखकर अरव घबरा जाता है और नैना से कहता है, नैना तुम ठीक तो हो ना? सच सच बताना, तुम्हें क्या हुआ है? और समय के साथ साथ तुम्हारे बाल भी बहुत पतले हो गए। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है आरव। आरव, मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगी तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम मेरी जिंदगी हो नैना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? आरव, मुझे कैंसर है। बहुत जल्द मेरे सुंदर बाल, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, वे मुझसे छीन जाएंगे और मैं गंजी हो जाऊंगी। डॉक्टर ने मेरे जीने के चांसेस बहुत कम बताए हैं। नैना, तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसे समय में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसे समय में मैं और भी तुम्हारे साथ रहूंगा, और मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे बालों से नहीं। अगर तुम एक बार ठीक सच जानने के बाद भी आरव नैना को नहीं छोड़ता, पर कैंसर की वजह से नैना को अपने बाल खोने पड़ते हैं। अब नैना पूरी तरह से गंजी हो जाती है, पर फिर भी अरव नैना का साथ नहीं छोड़ता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अरव के सभी घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें जिस नैना के बारे में पता था उसके बहुत सुंदर बाल थे। पर जब वो लोग घर में गंजी दुल्हन को देखते हैं तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, साथ ही साथ उसे ताने भी देते हैं। कल मुंही कहेगी, तेरी वजह से मेरे बेटे ने झूठ कहा कि मेरे होने वाली बहू के सर में बहुत बाल है, पर यहाँ तो तू गंजी निकली। एक बार तू अपने ससुराल वालों के सर को देख, सबके सर में बाल है, बस एक तेरे ही सर में खुला मैदान है। माँ, मैं तो तुम्हें पहले से ही कहती थी, भाई की बात पर विश्वास मत करो। वे अपनी जिद मनवाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। माँ, मैं तो इस लड़की को अपनी भाभी नहीं मानती। ऐसी गंजी औरत भला मेरी भाभी सपनों में भी नहीं बन सकती। सही है आशा बहन, तुम्हारे घर में सभी के सर पर बाल हैं, एक तुम्हारी बहू ही गंजी निकली। वैसे मुझे बड़ी हंसी आ रही है तुम्हारी बहू को गंजा देखकर। इसने तो अपने बालों की तरह
तुम्हारी इज्जत की भी सफाई कर दी। वहां खड़े सभी लोग नैना के गंजेपन का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। आशा देवी भी नैना को अपनी बहू अपनाने से मना कर देती है। समय यूं ही गुजरता है, पर अरव अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन जब अरव देखता है कि उसकी माँ नैना को खरी खोटी सुना रही है, तो अरव से बर्दाश्त नहीं होता और आखिरकार वो अपने घर वालों को सारी सच्चाई बता देता है। बस कीजिए आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का मजाक बनाने की। और एक बात, मैंने किसी से झूठ नहीं कहा है। कोई तेरी बीवी का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो सच है बस हम वही कह रहे हैं। और तूने अगर हमसे झूठ नहीं कहा तो क्या बोला? देख अपनी बीवी का गंजा सर और गिनकर बता मुझे कितने बाल हैं तेरी बीवी के सर पर। अरे तुझे शर्म नहीं आई गंजी बीवी उठाकर लाते हुए? तेरी इस गंजी बीवी की वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। माँ, क्या आपके लिए किसी के सर के बाल और आपकी इज्जत किसी की जान से ज्यादा प्यारी है? नहीं यार, आप कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ मेरे लिए। नहीं नैना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। माँ, नैना के बाल इस घर में सबसे सुंदर थे। मुझे नैना के बालों से भी प्यार था और नैना तो अपने बालों पर मरती थी, पर नैना की बीमारी ने उसके सुंदर बाल छीन लिए और उसकी जिंदगी में गंजापन ला दिया। माँ, आप जानती हो आपकी बहू किस बीमारी को झेल रही है? मेरी नैना को कैंसर है, कैंसर। डॉक्टर ने कहा है अगर नैना की दवाइयां सही से नहीं चली या नैना खुश नहीं रही तो वो हम सबको बहुत जल्द छोड़कर चली जाएगी। माँ, मैं अपनी नैना को नहीं खो सकता, इसलिए आप सब अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो नैना को चोट भी मत पहुंचाइए। क्या मेरी बहू को कैंसर है? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सच जानने के बाद आशा को अपने कहे हर शब्द पर अफसोस होता है, पर कहते हैं ना, धनुष से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। अब आशा अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखती है और आखिरकार नैना समय के साथ अपनी इस बीमारी से अच्छी तरह से लड़ाई करती है और अपनी इस बीमारी से जीत जाती है। वो देवी बहुत खुश थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा अर्जुन उसकी मनपसंद लड़की चित्रा से शादी जो कर लेता है। चित्रा भी नवेली बहू की तरह घूंघट किए अपना पहला कदम रखती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। तभी वहाँ एक विदेशी लड़की जिसका नाम रोज था, वो रोते हुए बोलती है, ये सब क्या है अर्जुन? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुमने मुझसे प्यार किया था ना, फिर ये सब क्या है? मुझे वहाँ छोड़कर तुम यहाँ इंडिया में आकर शादी कर लिए। अरे मेरे बारे में ना सही तो कम से कम तुम्हारा जो अंश मेरे पेट में पड़ रहा है उसके बारे में सोच लिया होता। ये सब क्या है अर्जुन? ये गोरी लड़की क्या बोल रही है? माँ, ये वही है जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं था। अच्छा, तो तू है वो जो मेरे घर बहू बनने के सपने देख रही है? देख लड़की, मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरे घर में आई खुशियों को भंग करने की जरूरत नहीं है। अरे हर किसी का शादी से पहले चक्कर चलता है, वैसे ही मेरे बेटे का भी चल रहा था। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ से जा सकती है तू, तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपके बेटे का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और आप बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपके बेटे को मुझसे मेरे साथ नहीं रहना था या फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता था तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने मुझसे शादी क्यों की और मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरे बेटे का है? तुम जैसे अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं, किसी के नहीं होते हो तुम लोग। और चुपचाप यहाँ से चली जा वरना तेरी चुटिया पकड़कर तुझे बाहर फेंक दूंगी। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। देख लिया, ये मेरा बेटा है, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करेगा। इसे अगर तुझे रखना होता तो कब का मेरे खिलाफ जाकर तुझे इस घर में ले आता। लेकिन अफसोस कि ये मेरा बेटा है, किसी और का नहीं, जो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करके ले आए। खुशबू गुस्से में रोज को घर से भगा देती है। यूं ही रोज सड़कों पर अपनी रात बिता देती है। तभी वहाँ एक औरत आती है। उसकी हालत देखकर वो औरत उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को तुम अकेले ही क्या कर रही हो और इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बेचारी रोज रोते हुए अपनी सारी बात उस औरत को बताती है। इसे सुनने के बाद वो औरत रोज से बोलती है, कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बेटा। अगर तुम्हारे पास अर्जुन और तुम्हारी शादी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये तुम प्रूव करके पुलिस स्टेशन में दिखा सकती हो और कानूनी तौर पर तो तुम अपने ससुराल में हक भी ले सकती हो। कभी कभी क्या होता है कि खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। और मेरी बात मानो,
अपने बच्चे के लिए और अपने लिए लड़ाई तुम खुद लड़ो बेटा। लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा कि तुम विदेश में रहकर भी ऐसी सोच रखते हो। एक काम करो, पहले अपने ससुराल जाकर बात करो और उनसे समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानते तो तुम्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। बाद में फैसला तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही अगली सुबह रोज फिर से अर्जुन के घर जाती है और वहाँ जाकर कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुश्किल से 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम लोग मुझे नहीं अपनाते हो या फिर मुझे इस घर में रहने से मना करते हो तो मैं मजबूरन पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का केस करूंगी कि तुमने मुझे चीट किया है। उसके बाद तुम्हें क्या सजा मिलेगी और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा वो तुम खुद ही सोच लो। ये सुनने के बाद अर्जुन की पूरी फैमिली डर जाती है। उसे मजबूरन रोज को अपनाना पड़ता है। ऐसे ही अगले दिन चित्रा की पहली रसोई की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। तभी रोज अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं भी घर की बहू हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी इस घर में पहली रसोई हो। तेरे बस की है ये सब करना? और मेरी जो बहू है ना, इंडियन कल्चर को अच्छे से समझती है, उसे पता है कैसे क्या करते हैं। तुझे तो कुछ भी नहीं पता। खामखा मेरा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे रिश्तेदारों के सामने बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले, सारा खाना मेरी चित्रा बहू बनाएगी। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ करे तू, जिस वजह से मेरी और मेरी बहू की बदनामी हो। ऐसे ही अगले दिन चित्रा रसोई में जाती है। गुस्से में मुंह बनाते हुए वो बोलती है, इस बुढ़िया ने तो नाक में ही दम कर दिया है। चित्रा बहू करती रहती है सारा दिन। मैं भी तो इंसान हूँ ना, इतने सारे लोगों का खाना एक साथ कैसे बनवाऊंगी। ऊपर से मेरी ये जो सौतन है, इसे कुछ करने ही नहीं दे रही मेरी सास। जैसे ये तो आराम फरमाने के लिए आई है। एक काम करती हूँ, रोज को बुला लेती हूँ, उसके साथ ही खाना बनाऊंगी। चित्रा रोज को बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर रोज आ जाती है और रोज चित्रा से बोलती है, तुमने बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे खाना अच्छे से बनाना आता है। और हाँ, किसी को बताना मत कि ये खाना मैंने बनाया, वरना माँ जी को बुरा लगेगा। ये पहली रसोई तुम्हारी है और इसमें नाम तुम्हारा ही होना चाहिए। यार तुम कितनी अच्छी हो। सच में अर्जुन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिस दिन माँ जी और अर्जुन को पता चलेगा ना कि तुम कितनी अच्छी हो, उस दिन वो दिल से तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। अच्छा यार, जल्दी से खाना बनवा दो, वरना ये रिश्तेदार ना सर फोड़ देंगे हमारा। इस तरह से रोज सारा खाना अकेले ही बनाकर झटपट तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर बाद चित्रा सभी रिश्तेदारों को खाना परोसने लगती है। सभी रिश्तेदार खाना खाने के बाद चित्रा की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी चित्रा उन सबके सामने कहती है, सच बताऊं तो इस तारीफ की असली हकदार मैं नहीं, बल्कि मेरी छोटी बहन रोज है। सारा खाना उसी ने बनाया है। भले ही वो विदेश की है, लेकिन हर काम में निपुण है। घर का काम काज, बड़ों का मान सम्मान कैसे किया जाता है, सब कुछ इसे पता है। मैं तो इंडिया में रहकर भी इंडियन कल्चर को अच्छे से समझ नहीं पाई। यहाँ तक कि मुझे अभी अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन रोज ने मेरी मदद की। रोज बहुत समझदार और बहुत गुणी है। सच कहा है किसी ने, इंसान हिंदू हो। अर्जुन को भी अपने किए पर पछतावा होता है और वो रोज से माफी मांगता है, जिसके बाद रोज उन सबको माफ कर देती है।